नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, बार बार हमारा प्रयास रहता है कि किसी भी अगर नर्सिंग होम हो या क्लिनिक पर अगर कोई मरीज जाते हैं तो सुरक्षित वापस आएँ। 70% ऐसे क्लिनिक हैं जहां के काम करने वाले जो स्टाफ हैं, जो टेक्निकल हैंड है, वो पूरी तरह प्रशिक्षित नहीं हैं। उनकी लापरवाही की वजह से बदनामी डॉक्टरों की होती है और उसी बदनामी को बचाने के लिए डॉक्टर मृदुल शुक्ला ने एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जिसमें उन तमाम लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा जो विभिन्न संस्थानों में काम कर रहे हैं। ये कंसेप्ट हमने कई बार चला कि जो नॉन टेक्निकल हैंड है, टेक्निकल हैंड, उनकी लापरवाही से मौत होती है कई सेंटरों में। उसका जवाबदेही सीधा डॉक्टर पर पड़ता है, तोड़फोड़ होती है। तो उससे बचाने के लिए आपने ये प्रयास किया है? जी बिल्कुल। एक्चुअली मेरी जो विजिट है बहुत सारे हॉस्पिटल में, मेट्रोपॉलिटन्स में हुई या अब्रॉड में भी हुई है। मैंने देखा है कि जो काम डॉक्टर्स का है, डॉक्टर्स के अलावा कुछ पैरामेडिकल स्टाफ का काम होता है, ठीक उसी प्रकार पैरामेडिकल स्टाफ जो हमारे नर्सिंग स्टाफ के रूप में काम कर रहे हैं वहाँ पे, या फिर ओटी असिस्टेंट में काम कर रहे हैं, तो उन सबों आदमियों को भी असिस्टेंट की ज़रूरत होती है। तो हमारे यहाँ बेसिकली यही कंसेप्ट है कि जो भी कोई आदमी काम कर रहा है मरीज के साथ, दे ऑल आर द नर्स। तो ऐसी बातें हैं नहीं, वो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ से जो मेडिकल यूनिट्स को के पार्ट के सपोर्ट के लिए होते हैं, और उनकी सपोर्ट के लिए भी हमें छोटे छोटे नॉलेज वाले कुछ स्टाफ्स की ज़रूरत होती है, जिसको हम लोग जीडीए बोलते हैं सामान्य भाषा में, जनरल ड्यूटी ऑन असिस्टेंट बोलते हैं उसको। तो ये जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का मतलब ये हो गया कि नर्सिंग स्टाफ्स को जो मदद कर सके उसके काम में। और इसकी काम की प्रक्रिया यूँ होती है कि जब मरीज़ अगर आते हैं तो मरीज़ को एम्बुलेंस से कैसे उतारना है, कैसे उनको स्ट्रेचर पे लेना है, कैसे उनको ऑक्सीजनेशन लगा देना है, क्योंकि इस पार्ट के लिए नर्स स्टाफ बाहर नहीं आते हैं। उनकी फिर ट्रांसपोर्टेशन है जो व्हील चेयर के द्वारा हो, या ट्रांसपोर्टेशन करने की प्रक्रिया जो अलग अलग मरीजों की अलग होती है। अब किसी के पेट में चोट लगा तो उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, किसी की स्पाइनल इंजरी है तो उसको कैसे हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो इन सब की प्रक्रियाएं जो है वो अलग अलग होती हैं, और उन्हीं चीज़ों के लिए जो ट्रांसपोर्टर हमारे काम करते हैं, जो लड़के वहाँ होते हैं व्हील चेयर के साथ, उनको हम लोग जीडीए के रूप में मानते हैं। और जीडीओ का बड़ा ही अहम रोल है कि उनको सुरक्षित हमारे हॉस्पिटल परिसर में आने के लिए, उनको अगर जिस तरीके से भी बाहर के आदमी लाते हैं, उनको हमारे हॉस्पिटल परिसर में आने के बाद उनको पूरी सपोर्ट हर दृष्टिकोण से मिलनी चाहिए, चाहे ट्रांसपोर्टेशन का हो, मरीज को बेड पे अच्छे से लेटाने का कार्यक्रम हो, उनकी कितनी इंक्लाइनेशन होनी चाहिए, ऑक्सीजन का फ्लो तुरंत में नर्सिंग स्टाफ जब तक काम करे उसके सपोर्ट में उसको वो काम कर देना चाहिए। वाइटल्स नापने की प्रक्रिया भी उनको आनी चाहिए, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, उसकी पल्स रेट है, ऑक्सीजन लेवल है। जी बिल्कुल। जो नर्सिंग स्टाफ को बहुत सारे मैसेज की ज़रूरत होती है, उन सारी चीज़ों में वो असिस्ट करता है उन सब चीज़ों को। अच्छा, आपने जो ये इसको रखा है तो आपके दिमाग में तो अवश्य होगा कि ये बहुत जगह से ऐसे 70% ज़्यादा ऐसे संस्थान हैं जहाँ जो प्रशिक्षित नहीं है, इस तरह के केसेज होते हैं। तो उन लोगों को आप क्या किस तरह की व्यवस्था और करेंगे एक्स्ट्रा? देखिए, आप 70% तो आप बहुत ज़्यादा बोल दिए। जहाँ हम तो बेसिकली मिथिलांचल के पार्ट्स को हम देखना चाहेंगे। हमको कंसर्न अभी ये तत्काल हम लोग मेट्रोपॉलिटन के हॉस्पिटल से नहीं है। मेट्रोपॉलिटन में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है। दरभंगा के 2-3 हॉस्पिटल में इसकी थोड़ी बहुत सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन वो भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, क्योंकि स्टाफ यहाँ मिलते नहीं है, स्किल्ड स्टाफ नहीं। ऐसा नहीं कि डॉक्टर नहीं रखना चाहते हैं, डॉक्टर रखना चाहते हैं, बट उनको स्किल्ड स्टाफ मिलता नहीं है। उसी स्किल को डेवलप करने के लिए हम लोगों ने सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी के तहत इसको ये लिया है, इस संस्था का एप्लीकेशंस कराया है, साथ ही प्रधानमंत्री योजना का जो स्किल योजना है उससे इसको कनेक्ट किया है। तो इसके कनेक्शन के तहत ही हम लोगों ने ये जीडीए ट्रेनिंग सेंटर यानी कि नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग सेंटर का हम लोगों ने स्थापना की। और इस पार्ट्स में बेसिक कंसर्न है कि बॉडी की शरीर की कितनी बनावट है, कैसे इस पार्ट्स को डिफरेंट पार्ट्स के बॉडी के प्रोटेक्शंस के लिए हम ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से करें, मरीजों की बिछावन हम कैसे लगाएं, उनको खाना हमको कैसे खिलाना है। मरीज़ वहाँ बेड पे पड़े रहते हैं, उनकी ब्रश नहीं कराई जाती है, उनकी मसाज नहीं किया जाता है, उनकी मोबिलिटी नहीं की जाती है, मरीज़ बेड पे स्टूल पास कर देते हैं, यूरिन कर देते हैं। तो कैसे उनको बदला जाए कि हम हाइजीन को भी मेंटेन करें, मरीज़ का डिस्कम्फर्ट भी नहीं हो। कभी ऐसे मरीज़ होते हैं जो फ्रैक्चर कर गए हैं, मरीज़ के अटेंडेंट भी नहीं जानकारी है, और हमारे जो पैरामेडिकल उनको भी जानकारी नहीं कि हम उसको कैसे मूव कराएं कि मरीज़ के दर्द को हम कम कर सकें, और उनकी जो इच्छाएं हैं कि हमको मरीज़ को घुमाना है, टॉयलेट कराना है, बाथरूम कराना है, उन सारी चीज़ों को करें। बॉडी की हाइजीन मेंटेन कैसे करनी है, खाना मरीज़ को कैसे खिलाना है, तो इन सारी चीज़ों की जानकारी ये जो डॉक्टर के यहाँ कार्यरत है उनके लिए है, या कोई नया कोई भी आदमी सीख सकता है अपने कैरियर के लिए? देखिए, जो भी आदमी मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं, चाहे वो किसी संस्था में काम करते हो, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशन के में हॉस्पिटल में काम करते हो, या फिर किसी ट्रस्ट के अंदर काम कर रहे हो, या वृद्धा आश्रम में काम कर रहे हो, या कोई भी आदमी जो
मानवीय सेवा के लिए, मानव के शरीर के सेवा के लिए या पैलिएटिव ट्रीटमेंट के लिए भी अगर हैं, जो हाउस होल्ड भी आदमी, बहुत सारे आदमी होते हैं जो सेवा कर रहे हैं मरीजों का, बाहर हम नहीं ले जा सकते हैं, तो गार्जियंस या जनरल सामान्य आदमी भी जो घर में है उनको भी ये जानना चाहिए कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो घर में माता पिता हैं, लंबे टाइम से सिक चल रहे हैं, तो उनकी सेवा हम कैसे कर सकें कि उनको किसी प्रकार की हाइजीन में कहीं दिक्कत ना हो, उनको कोई ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत ना हो, खाना उनकी किस प्रकार से हम दें कि प्रेजेंटेशन उनका, कि उनको खाने में सुविधाजनक हो, सोए कैसे खिलाएं, कितने एंगल पे उनको उठाना है, तो इन सारी चीज़ों की जानकारी हम लोग दे सकते हैं। तो सामान्य घर में रहने वाले आदमी जो है उनको भी ये जानकारी होनी चाहिए, जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उनको तो निश्चित ही रूप से होनी चाहिए। इसके अलावा वृद्धाश्रम या कोई पैलिएटिव ट्रीटमेंट देने वाले या समाज सेवी संस्था के आदमी भी इन सारी चीज़ों की जानकारी लेकर समाज में एक सेवा का कार्य कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपने जिन्हें ट्रेनिंग दिया, प्लेसमेंट की बात करें अगर, तो बहुत से लोग हैं तो उनको चाहिए घर में एक सर्विस के लिए, तो क्या आप प्रोवाइड करेंगे उन लोगों को? बिल्कुल, हम लोग अभी वेबसाइट एक तैयार कर रहे हैं, जिस वेबसाइट का नाम है हम लोग केयर सुविधा, केयर हमेशा के नाम से हमारी एक संस्था आ रही है जो ऑनलाइन ये सुविधा प्रदान करेगी, जिसमें ऑनलाइन हम लोग मेडिसिन का भी ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, मैन पावर भी अगर आदमी को ज़रूरत है तो ऑनलाइन वो जैसे बुक करेंगे तो मेरे हॉस्पिटल से रिलेटेड और जितने भी और भी मैन पावर से उनके घर पे जाके उसकी सेवा प्रदान करेंगे। साथ ही साथ एम्बुलेंस की सेवा भी ऑन कॉल उनके लिए अस्थायी होगी। बहुत सारे मरीज ऐसे भी हैं जिनकी खाना घर पे नहीं बन पा रही है, उनके हिसाब से या अकेले हैं, बनाने वाले सर्व करने वाले आदमी नहीं है, बुजुर्ग हैं, तो वो नहीं कर पा रहे हैं उस खाना को जो डॉक्टर का अप्लाई किया हुआ है कि नहीं न्यूट्रिशिस्ट के द्वारा कि भाई न्यूट्रिशन जो है, जो डाइटिशियन वो खाना ये चीज़ खाना और नहीं बना पा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग अपने कैंटीन से भी खाना की उपलब्धता उस चीज़ को कराएंगे, जो हम लोग उसी केयर हमेशा के नाम से जो हमारा संस्था आ रहा है उसी के थ्रू हम लोग उस पर इनका कोर्सेज हो गए जी। कितने दिन का कोर्स? ये ट्रेनिंग जो है वो 3 महीने का कोर्स है और इसकी जो फ़ी भी है मैं बता देना चाहूँगा, बहुत ही नॉमिनल फ़ी जो हम लोग का कॉस्ट लग रहा है उससे भी कम कॉस्ट पे, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि मिथिलांचल के पार्ट्स में एक नई क्रांति इस पार्ट्स को लेकर आएँ। GDA का नाम लोग समझे कि जनरल ड्यूटी असिस्टेंट क्या होता है, तो इसके लिए मात्र 8,000 रुपये का हम लोग कोर्स रखे हैं। महीने में ये 5 दिन का, इस सप्ताह में 5 दिन का कोर्स है, जिसमें 2 दिन प्रैक्टिकल और 3 दिन इन लोग का थ्योरेटिकल क्लासेस है। वैसे भी स्टाफ जो क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं, जो बहुत सारे आदमी कहीं काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में, उन लोगों के लिए मैंने स्पेशल व्यवस्था रखा है कि उनके काम के अलावा भी संध्या काल में उनकी प्रैक्टिकल की प्रक्रिया और उनकी थ्योरेटिकल पार्ट की जाएगी, बट एग्जामिनेशन उनको देना होगा। पास आउट होने के बाद ही उन लोगों को सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। तो मैं सभी हॉस्पिटल वालों से भी निवेदन करूँगा जो ऑनर है कि उनके पास अगर स्किल्ड स्टाफ नहीं है तो उनको मेरे सेंटर में ज़रूर उन लोगों को भेजें और हम लोग उनको स्किल्ड करके उनको देंगे। साथ ही साथ वैसे आदमी जो काम नहीं कर रहे हैं और 10वीं पास है तो वो आकर निश्चित रूप से हम लोग के एडमिशन लेकर इसको डेवलप करें, और ये जब भी स्किल्ड हो जाएंगे तो नॉन स्किल्ड से स्किल्ड बनने के बाद उनकी आमदनी की क्षमताएं बढ़ेंगी। अच्छे इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो बड़ा हॉस्पिटल हो, कॉर्पोरेट का हॉस्पिटल हो, इन सारे हॉस्पिटल में भी कितने सीट उपलब्ध, कितने सीट होंगी? ये अभी एक बैच में 30 आदमी का सीट उपलब्ध है और हम लोग अभी तत्काल 3 बैच इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अभी एक बैच में, यानी कि हमारा टारगेट है कि हम 90 विद्यार्थियों को मतलब कि 90 दिनों के अंदर में हम तैयार करेंगे। तो धन्यवाद। देखिए, हम कई बार खबर चलाते थे और डॉक्टर्स हमसे नाराज़ हो जाते थे, लेकिन सवाल है किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए अगर कुछ नए तरह के आविष्कार किए जाएं, प्रयोग किए जाएं, तो उससे सैकड़ों मरीजों की जान बच सकती है। कई जगह डॉक्टरों ने बाद में कहा कि हमारे यहाँ ट्रेंड स्टाफ नहीं थे, इस लापरवाही से मौत हो गई। उस मौत को बचाने के लिए और घर में जितने भी लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो सिख हैं, उन लोगों का आवश्यकता है ऐसे नर्सेज स्टाफ की। तो ये जो JDA कर रहे हैं कि यानी कि जो जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, उनका काम होगा डॉक्टरों की मदद करना, तुरंत मरीज़ को किस तरह सीधे एम्बुलेंस उतार कर वहाँ भर्ती कराना, ये तमाम बातों की जानकारी दी जाएगी। एक सबसे बड़ा सवाल, क्या उन लोगों को अनुशासित किया जाएगा? कहा जाता है कि यहाँ जो स्टाफ है इस लेवल के, ना अनुशासित हैं ना संस्कारी हैं, वो दूसरे तरह से पेश आते हैं। देखिए, एक्चुअली क्या है, मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि अनुशासित हैं और संस्कारी नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि उनकी उस परिवेश में उनकी डेवलपमेंट नहीं कराई गई है। तो मैं ये स्किल डेवलपमेंट की प्रक्रिया ही करूँगा कि अगर मरीज़ के पास भी जाते हैं, जैसे हम लोग हैं, तो हम मरीज़ के सामने गए तो हम लोग छोटा रहे, बच्चा रहे, बच्चे के साथ खेलते हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग उन लोगों को बोलते हैं, बट हमारे कल्चर में ये सब चीज़ें नहीं है। मैं उन सब चीज़ों को बताऊँगा कि मरीज़ के साथ अगर पहली प्रेजेंटेशन होती है तो आप उनके कैसे उनका रिगार्ड करेंगे, कैसे उनके दर्द में आप उनके सहपाठी बनेंगे, कि आपके बातचीत करने से भी उनकी दर्द बहुत सारी कम हो जाती है। तो मैं उनको उस क्षेत्र में उसी तरह से डेवलप करूँगा। जैसे डेवलप
डेवलप करूँगा उनकी वो जो हैबिट्स है वो चेंज हो जाएगी, और जैसे ही वो चेंज होगी तो अपने आप उनके मुंह से निकलने लगे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं अंकल, कैसे हैं बेटा, इन सारी चीज़ों की जानकारी जब देने लगेंगे तो मरीज की बीमारी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, और हमारे जो कार्य करने वाले जितने भी स्टाफ उनके प्रति उनकी भी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। तो ये जो झंझट होने की प्रक्रियाएँ होती है सिर्फ इसलिए नहीं होती है कि हमारे स्टाफ अनुशासित नहीं है, ये हमारे जो परिजन होते हैं उनके कारण में। लेकिन परिजन को अगर हम एक प्रॉपर रिस्पेक्ट देंगे तो निश्चित रूप से वो मुझे भी रिस्पेक्ट देंगे, और ये झंझट होने की प्रक्रियाएं भी और डॉक्टरों के ऊपर या हॉस्पिटल के ऊपर जो इल्ज़ाम लगता है उसकी भी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही कम होगी और एक अच्छा माहौल बनेगा इससे। तो बता दें, डॉक्टर मृदुल शुक्ला हमेशा कुछ न कुछ प्रयोग करते हैं, आप जानते ही होंगे, और उनका यह प्रयोग निश्चित तौर पर हजारों मरीजों की जान बचा सकता है, बल्कि तमाम डॉक्टर, नर्सिंग होम और उन क्लिनिकों को भी राहत दे सकता है जब कभी भी उनके यहाँ हंगामा तोड़फोड़ होती है किसी लापरवाही की वजह से। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। धन्यवाद। प्रोग्राम होगा जी 3 महीने का है, जी। क्या सिलेबस, क्या क्या इसमें होगा, प्रैक्टिकल और थ्योरी में क्या? इस 3 महीने जो हमारा जो कोर्स है GDA का, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, जो कि NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा अप्रूव्ड है, इसके तहत हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। इस ट्रेनिंग के दौरान में हम बच्चों को जो भी नर्सिंग सहायक के रूप में जो कार्य है उनको सारा चीज़ें बताया जाएगा, जैसे कि BP चेक करना, टेम्परेचर चेक करना, हाइट, वेट, प्लस वो कैसे पेशेंट को खाना खिलाते हैं, कैसे उठाना है उनको, कैसे बैठाना है, कैसे शिफ्ट करना है, कैसे पेशेंट को डाइट चार्ट फॉलो करवाना है, ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाएगी। साथ ही पेशेंट को कैसे शिफ्ट करना है ये भी उन्हें बताया जाएगा। बेड मेकिंग प्रोसेस क्या है, बाकी कैसे अपने जो पेशेंट के जो अगल बगल के इन्वायरमेंट है उनको कैसे साफ़ सुथरा रखना है, बायो वेस्ट मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, वो सारी सुविधाएं, वो सारी चीज़ें उनको सिखाई जाएंगी। कब से एडमिशन और ये कब से कोर्स की? एडमिशन हमारा अभी चालू है, और हमारा जो बैच है, फर्स्ट बैच, वो 10 दिसंबर को स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हमारा एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। कुछ बच्चों का एडमिशन भी हो चुका है, बट हमारे पास सीट लिमिट है। हम हर बैच में 30 बच्चों का ही एडमिशन करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैभव दयाल हुआ। आप क्या हैं? मैं यहाँ संस्था का डायरेक्टर हूँ। थैंक यू।